हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ से आपको ज़रूर यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और किताबों से पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन को पढ़ सही करके आना है तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे 1885 से 1947 तक का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसको कवर करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, कि आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। तो जैसा कि भारतीयों में क्या था, असंतोष व्याप्त था पहले से ही। और जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना किसी रोक टोक के शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया। तो भाई जो संगठन थे, कुछ ऐसे संगठन थे जो जिसका प्रभाव तो क्षेत्रीय स्तर तक ही रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन रहे जिनका प्रभाव एकदम मतलब एक अच्छे लेवल पे, जनता के अच्छे लेवल पे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से जागरूक किया लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन थे कुछ, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1851 में क्या था, ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। तो बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, बंगाल में कौन सा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन। तो 3 नेटिव एसोसिएशन बने कब, 1851 में। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन। 1867 में क्या होता है, पूना सार्वजनिक सभा, पूछ सकता है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, महादेव गोविंद रानड़े ने किया था। ठीक है, कब हुआ था, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1876 में, किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कब होता है, 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1884 में कौन सा, मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन। तो 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब, 28 दिसंबर 1885 को। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। तो 1850 के बाद एक जो राजनीतिक संगठनों से लोग जुड़े थे, उनके मन में क्या होता है कि भाई अपने देश के प्रति एक जागरूकता आती है, सोच विकसित होती है। ठीक है, कि बिना भेदभाव, रंग, जाति के या लिंग समूह के, ठीक है, कि हमारा भारत ही घर है और यहाँ के जो संसाधन है वो हमारा, उस पर हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों को नहीं हो सकता है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी वो मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, तो जब सोच बदली, अपने संसाधनों के प्रति जागरूक हुए लोग, तो राष्ट्रवाद का जन्म भी हुआ। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच था कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में
कई कारणों इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपना कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की। तो देख रहे हैं कैसे भेदभाव यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है कि भारत के जो कपड़े होते थे उस पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, इंग्लैंड वाले पे कम। अंग्रेजों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेजों की बहाली की जाती थी और उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों का ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही हमारी समस्या का एकमात्र समाधान था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने में लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वाले को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। तो भाई प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो इंडियन रेलवे था, तार थी, सड़कें थी, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होने लगी एक दूसरे से। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया। तो ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो जरूरी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 1878 कब हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार की मुख्य भूमिका अदा की। तो देशी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में, के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोग के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। IAS का पब में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ और सरकार विरोधी आंदोलन चले। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने एल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीयों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने एल्बर्ट बिल को संगठित विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के बाद सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ एक अंग्रेजी राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुई? गोकुलदास कॉलेज के हाल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई।
कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नारोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, कांग्रेस के शुरुआती दिन इसमें देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन है, तो ये चीज़ें नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे बस। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। कांग्रेस शुरुआती दिनों पे बिहार के प्रतिनिधि। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में कुल 16,000 रुपये खर्च किए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से कौन था? शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, शामिल हुए थे। ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है? शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ लेते हैं। जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, तो ये इन्होंने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने कुछ कहा था, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। ठीक है, अब स्वराज की चाहत यहाँ से देखते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा को नेतृत्व बंगाल में विपिन चंद्र लाल बाल पाल ने किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना निवेदन के बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। वे संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सकें। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है? बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन, ये देख लेते हैं क्या था। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड थे। कौन कौन सा था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफ़ी बड़ा है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छुपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल को, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, ये सारी चीज़ें नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। ये देखते हैं शोक दिवस। राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध किए करने 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल को शोक दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल को गोलियों में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 वर्षों के कहाँ, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तिलक को कितना? राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों की कारावास की सजा हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिकता का बीजारोपण, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अतिवादी क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, ब्रिटिश सत्ता में ये देखते हैं इसको कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ें कवर करेंगे क्योंकि समय कम है। ठीक है, ये देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर के ज़िले में न्यायाधीश DH किंग्सफोर्ड की हत्या के जिम्मेदार कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, इन्होंने गलती से किंगफोर्ड की जगह प्रिंसले केनेडी को बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया था। ठीक है, अब इनको फांसी कब दी गई थी कि? तो यह 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अब आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, पृथक निर्वाचक मंडल की ये हुई थी। ठीक है, ये देखते हैं। अपने जाति या धर्म के लोगों को द्वारा किया जाना, ये पृथक निर्वाचन मंडल था। सांप्रदायिकता, किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल। ठीक है, गांधी जी का आगमन होता है। अब दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी कब भारत लौटते हैं? 1915 में। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्लभेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। यहाँ से असली स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। सत्याग्रह, शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग की। नस्लभेद, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में हुआ। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन और औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। ठीक है,
सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठे मतलब 3/20वां भाग जो था किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन 19वीं सदी के अंत जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुसूचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदारों को किसान को लूटते रहे। चंपारण के किसानों के जमींदार चुंगल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तुल देना नहीं चाहती थी, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। तो ये आगे चलते हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉलेट एक्ट पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों के विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया। ठीक, कब? मार्च 1919 में। मतलब इसमें यह था कि बिना संदेह के किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार कर लिया जाता था इसमें, ठीक है। तो 6 अप्रैल को 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब आगे चलते हैं। सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1900 बैसाखी के दिन बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पुलिस के बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसमें बहुत लोग मारे गए थे। खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध सहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया, ठीक है। खलीफा मतलब मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति को खलीफा कहते थे। अगस्त 1920 को गांधी जी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। तो असहयोग आंदोलन कब आया? 1920 में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी को ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी सब, कोई क्वेश्चन नहीं आपका, क्योंकि एनसीईआरटी है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, घुमा फिरा के। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।